कुर्बान अली साहब, कुर्बान अंसारी साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, सामने से फ्रंट मुबीन साहब तैयार रहें। शहजाद अहमद साहब, एक मिनट शहजाद साहब आए। गांधी गौतम जी, गांधी गौतम जी आइए। वैद सिंह जी आइए। सिंहासन जी आ गया। चौधरी तो है सिंहासन। कासिम साहब तैयार रहे भाई। कासिम साहब, गोविंद मंडल जी, गोविंद मंडल, माइकी जैन, क्या रही है। मुबीन साहब तैयार रहें। आवाम के पैर अब इस कमीशन पे आने लग गए, जो बहुत वक्त से कमीशन में, यहाँ पर कमीशन तो खुलता था मगर आवाम के लिए ताला था, आवाम नहीं आती थी। वो ऑफिस और वो जगहें खंडर हैं जहाँ पर लोगों की, जो जनता के वो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो विधायक का ऑफिस हो, कॉर्पोरेटर का ऑफिस हो, मंत्री का ऑफिस हो, मुख्यमंत्री का ऑफिस हो, या किसी भी जनप्रतिनिधि से जुड़ा हुआ ऑफिस हो, कमीशन हो, कुछ भी हो, वो सरकारी ऑफिस, वो ऑफिस नहीं, चाहे वो संगमरमर का हो या सोने का हो, जब तक जनता की आवाज वहां जनता के दर्द को ना सुनवाई हो तो उन कमीशंस का कोई फायदा नहीं है। उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनकी परेशानियां, उनके मसाइल, उनके इशूज़, उनके साथ होने वाली ज़्यादती या जुल्म या जैसे भी जो कोई नुकसान फ़ायदा, उस सब से आपका वास्ता होना ज़रूरी है। तब आप एक समाजी कारकुन हैं, उसका हक अदा कर रहे हैं आप समाजी कारकुन होने का। और इस काम करने में आपके 100 दुश्मन होंगे आपके इलाके में। जितने लोग नाकारा नाहल होंगे, मतलब परस्त, मफाद परस्त होंगे, मौका परस्त होंगे, सब आपके दुश्मन होंगे। उसके बीच में रह के आपको काम करना है वो, जब आप समाजी कारकुन हैं, सच्चे सोशल वर्कर हैं, वरना आपकी कोई हैसियत नहीं है। इस्तेमाल होने की चीज़ें हैं आप, फिर आपके पास कुछ नहीं है बजाय जिंदाबाद मुर्दाबाद के अलावा। अपनी मुर्दाबाद कराओ, जिंदाबाद अपना हो जाएगी। तो आप यहाँ पर आए हैं, हम आपका वेलकम करते हैं। आज आपको यहाँ पर लेटर इशू होगा। लेटर इशू होने के बाद में ही समझ लीजिए आप पे जिम्मेदारी का बोझ आ गया। जैसे जब आदमी अकेला होता है तो अपने छरा छाट होकर ज़िंदगी गुजारता है, और जहाँ शादी हुई मालूम है कि नया बोझ आ गया। जब तक माँ बाप के ऊपर जिम्मे था, वो खुद सारा जिम्मा अपने ऊपर आ गया। वो तो आपसे लेटर मिलने के बाद में आपकी ज़िंदगी का रुख चेंज हो जाएगा। ये मानोगे तो आगे चलोगे, वरना नहीं चल पाओगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसको सीरियस लेना। खाली लेटर मिल गया, कार्ड मिल गया, इसके बाद हमने आई कार्ड छप किया हमारा, इसका कोई मतलब नहीं है। सैकड़ों लोग हैं जो दुनिया में चलते हैं फिरते हैं, इधर घर वहाँ बैठ गया, वहाँ बैठ गया, वहाँ बैठ गए। दुनिया कोई मकसद नहीं है, उनका कोई टारगेट नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ। एडवाइस करना बहुत बड़े लोगों का काम है। मैं तो आपको एक राय दे रहा हूँ बस, छोटा सा आदमी होने के नाते, कि कम से कम 5 घर अपने बाईं तरफ के और 5 घर दाईं तरफ के अपने घर के गोद ले लेना। ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा मैं।
दूर तक धम मचाना हो, गालियाँ बकना और अफसरों करना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कहीं चीज़ में जाने की उलझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने घर के आसपास के 5 दाएं तरफ के घर और 5 बाएं तरफ के गोद ले लेना कि यहाँ के जो चीफ गेस्ट आले इकबाल साहब, पूर्व काउंसलर और काफ़ी यंग एनर्जेटिक लग रहे हैं। हमारे कमीशन के चेयरमैन साहब जाकिर खान साहब, शफी साहब और मंच पे और मेरे साथी बैठे हैं। साथ में आप जो आज दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के एडवाइजरी कमेटी मेंबर, आज आपको लेटर इशू हो रहे हैं, तो सबका मैं बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूँ। आज आपने दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में यहाँ के कमीशन का जो है उसके बारे में जानना चाहा। तो बेसिक आपको मैं बता दूँ थोड़ा सा कमीशन का बैकग्राउंड। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन सन 1999 में दिल्ली सरकार ने एक्ट पास किया था और ये 2000 में कमीशन जो है अपने जो है वर्किंग में आ गया था। तो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के पास काफ़ी इख्तियार सरकार ने दिए हैं, जिसमें पहला इख्तियार है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ सरकार ने कर रखे हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी, ये 6 जो हैं ये माइनॉरिटीज़ में गिने जाते हैं, जो रिलीजियस बेस के ऊपर माइनॉरिटीज़ इनको कहा गया है। और ये कमीशन जब बना था, इनके जितने भी राइट्स हैं, जो हक हैं, उनको मिले, इनको अननेसेसरी इनकी प्रोसिक्यूशन ना हो, उनके साथ कोई धक्का ना हो, कोई इनसे कोई जाति ना हो, उसको देखने के लिए कमीशन का गठन किया गया था। और इसलिए साथ में ही कमीशन को जुडिशियल पावर, कोर्ट की पावर भी कमीशन को दी गई थी कि कल को अगर ऐसा कुछ नौबत आती है कि कोई प्रॉब्लम कोई क्रिएट करता है, कोई माइनॉरिटी के साथ कोई धक्का करता है, कोई जाति करता है, तो उसको कमीशन कहीं भी कैसे भी बुलवा के, उसको समन करके भी यहाँ तक बुला के कमीशन उसको उसकी सुनवाई कर सकता है। तो काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग पावर हमें कमीशन को दी गई है। और इसके साथ साथ हमारा काम कमीशन का है, जो सरकार स्कीमें चलाती है माइनॉरिटीज़ के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनको देखना भी ठीक तरीके से कमीशन ये स्कीम सरकार की इम्प्लीमेंट हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं कोई रुकावट आ रही है या उसमें और अच्छा कुछ करने के सुझाव अगर आते हैं तो सरकार को हम देते हैं, उसमें ठीक करवाते हैं स्कीम्स को। तो ये 2 मेन काम कमीशन के हैं। और बेसिक चीज़ आपको बता दूं कि कमीशन हर तरह से हर टाइम माइनॉरिटीज़ के साथ खड़ा है, उनके हकों को दिलवाने के लिए, उनके साथ जो दिक्कतें पेश आती हैं उनको देखने के लिए, उनको उनका हल करने के लिए खड़ा है। बट हमारी एक मजबूरी ये होती है, माइनॉरिटी कमीशन के एडवाइजरी कमेटी के आज मेंबर बने हैं, आप तमाम साथियों को मैं अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के ज़रिए दिल्ली की आवाम की जो मसले हैं, उनके मसाइल हैं, क्योंकि समझता हूं कि जैसे बिंद्रा साहब ने कहा कि आप कमीशन की आँख और नाक हैं, कमीशन के हाथ हैं। हमेशा चाहे खेल का मैदान हो या सियासी मैदान हो या कोई सा भी मैदान हो, वो इंसान सिर्फ कैप्टन टीम को नहीं जितवाता, पूरी टीम जितवाती है। और मेरा ये मानना है कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के इख्तियार में ये है कि वो दिल्ली की एडवाइजरी कमेटी के अंदर दिल्ली के कोने कोने से, ये 2 करोड़ लोगों की आबादी का शहर, हिंदुस्तान की राजधानी, हिंदुस्तान का दिल, जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, हम ताल्लुक़ रखते हैं, और 6 मज़हब के लोग जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अंदर, जो दिल्ली के अंदर इस 2 करोड़ की आबादी के अंदर बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं, जिसमें मुसलमान हैं, सिख भाई हैं, जैनी हैं, पारसी हैं, ये तमाम लोग, ईसाई हैं। तो आप तमाम लोग उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। सरकार ने, हुकूमत ने इस कमीशन को बहुत इख्तियार दिया है, बहुत इसका वक़ार है, इसकी ताकत है, इसकी एक अज़मत है। अब आप जब इसका एक किरदार बन गए हैं और आज आप तमाम लोगों को वो सर्टिफिकेट दिए गए हैं, तो इसका मतलब कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की एक फैमिली का एक पार्ट आप लोग बन गए। अब जैसे बिंद्रा साहब ने कहा कि ये लोग, चेयरमैन साहब हों या मेंबर साहब हों, ये 3 लोग हैं। ये 3 लोग 2 करोड़ की आबादी के अंदर नहीं जा सकते, मगर आप इनके नुमाइंदे बनकर उस हलके के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो परेशानियां हैं,
माइनॉरिटीज़ की जो डिमांड है, जो उनकी आवाज़ है, जो उनके दर्द हैं, उसको इस ऑफिस के माध्यम से, इस ऑफिस के ज़रिए से उनकी परेशानियों को, उनके मसाइलों को किस तरीके से आप पूरा कर सकें। मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी एक इंसान के मसाइल को माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिस से और इनके उस हेयरिंग रूम से, जो कोर्ट रूम है जहां इंसाफ का वो तराजू है, जो कमीशन पे बैठे हुए चेयरमैन पर जिम्मेदारी है कि यहां पर हक का फैसला करें, माइनॉरिटीज की हक की आवाज उठाएं, क्योंकि कहते हैं मजहब इस्लाम के अंदर है, हमारे नबी ने फरमाया है कि एक लम्हे का इंसाफ 70 बरस की इबादत से बेहतर है। और ये हमारा फर्ज है। और कौम का रहबर कौम का खादिम होता है, मजहब इस्लाम ये कहलाती है बात। कौम का रहबर कौम का खादिम होता है, कौम का सदर कौम का खादिम होता है। तो एक खिदमत के जज्बात से पिछले 2 साल से आवाम के पैर अब इस कमीशन पे आने लग गए, जो बहुत वक्त से कमीशन में यहाँ पर कमीशन तो खुलता था मगर आवाम के लिए ताला था, आवाम नहीं आती थी। वो ऑफिस और वो जगहें खंडर हैं जहाँ पर लोगों की, जो जनता के वो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो विधायक का ऑफिस हो, कॉर्पोरेटर का ऑफिस हो, मंत्री का ऑफिस हो, मुख्यमंत्री का ऑफिस हो, या किसी भी जनप्रतिनिधि से जुड़ा हुआ ऑफिस हो, कमीशन हो, कुछ भी हो, वो सरकारी ऑफिस, वो ऑफिस नहीं, चाहे वो संगमरमर का हो या सोने का हो, जब तक जनता की आवाज वहां जनता के दर्द को ना सुनवाई हो तो उन कमीशंस का कोई फायदा नहीं है। चीफ गेस्ट आले इकबाल साहब, पूर्व काउंसलर और काफ़ी यंग एनर्जेटिक लग रहे हैं, हमारे कमीशन के चेयरमैन साहब जाकिर खान साहब, शफी साहब, और मंच पे और मेरे साथी बैठे हैं। साथ में आप जो आज दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के एडवाइजरी कमेटी मेंबर, आज आपको लेटर इशू हो रहे हैं, तो सबका मैं बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूँ। आज आपने दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में यहाँ के कमीशन का जो है उसके बारे में जानना चाहा। तो बेसिक आपको मैं बता दूँ थोड़ा सा कमीशन का बैकग्राउंड। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन सन 1999 में दिल्ली सरकार ने एक्ट पास किया था और ये 2000 में कमीशन जो है अपने जो है वर्किंग में आ गया था। तो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के पास काफ़ी इख्तियार सरकार ने दिए हैं, जिसमें पहला इख्तियार है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ सरकार ने कर रखे हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी, ये 6 जो हैं ये माइनॉरिटीज़ में गिने जाते हैं, जो रिलीजियस बेस के ऊपर माइनॉरिटीज़ इनको कहा गया है। और ये कमीशन जब बना था, इनके जितने भी राइट्स हैं, जो हक हैं, उनको मिले, इनको अननेसेसरी इनकी प्रोसिक्यूशन ना हो, उनके साथ कोई धक्का ना हो, कोई इनसे कोई जाति ना हो, उसको देखने के लिए कमीशन का गठन किया गया था। और इसलिए साथ में ही कमीशन को जुडिशियल पावर, कोर्ट की पावर भी कमीशन को दी गई थी कि कल को अगर ऐसा कुछ नौबत आती है कि कोई प्रॉब्लम कोई क्रिएट करता है, कोई माइनॉरिटी के साथ कोई धक्का करता है, कोई जाति करता है, तो उसको कमीशन कहीं भी कैसे भी बुलवा के, उसको समन करके भी यहाँ तक बुला के कमीशन उसको उसकी सुनवाई कर सकता है। तो काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग पावर हमें कमीशन को दी गई है। और इसके साथ साथ हमारा काम कमीशन का है, जो सरकार स्कीमें चलाती है माइनॉरिटीज़ के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनको देखना भी ठीक तरीके से कमीशन ये स्कीम सरकार की इम्प्लीमेंट हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं कोई रुकावट आ रही है या उसमें और अच्छा कुछ करने के सुझाव अगर आते हैं तो सरकार को हम देते हैं, उसमें ठीक करवाते हैं स्कीम्स को। तो ये 2 मेन काम कमीशन के हैं। और बेसिक चीज़ आपको बता दूं कि कमीशन हर तरह से हर टाइम माइनॉरिटीज़ के साथ खड़ा है, उनके हकों को दिलवाने के लिए, उनके साथ जो दिक्कतें पेश आती हैं उनको देखने के लिए, उनका हल करने के लिए खड़ा है। बट हमारी एक मजबूरी ये होती है, माइनॉरिटी कमीशन के एडवाइजरी कमेटी के आज मेंबर बने हैं, आप तमाम साथियों को मैं अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के ज़रिए दिल्ली की आवाम की जो मसले हैं, उनके मसाइल हैं, क्योंकि समझता हूं कि जैसे बिंद्रा साहब ने कहा कि आप कमीशन की आंख और नाक हैं, कमीशन के हाथ हैं। हमेशा चाहे खेल का मैदान हो या सियासी मैदान हो या कोई सा भी मैदान हो,
वो इंसान सिर्फ कैप्टन टीम को नहीं जितवाता, पूरी टीम जितवाती है। और मेरा ये मानना है कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के इख्तियार में ये है कि वो दिल्ली की एडवाइजरी कमेटी के अंदर दिल्ली के कोने कोने से ये 2 करोड़ लोगों की आबादी का शहर, हिंदुस्तान की राजधानी, हिंदुस्तान का दिल, जहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, हम ताल्लुक़ रखते हैं, और 6 मज़हब के लोग जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अंदर, जो दिल्ली के अंदर इस 2 करोड़ की आबादी के अंदर बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं, जिसमें मुसलमान हैं, सिख भाई हैं, जैनी हैं, पारसी हैं, ये तमाम लोग, ईसाई हैं, तो आप तमाम लोग उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। सरकार ने, हुकूमत ने इस कमीशन को बहुत इख्तियार दिया है, बहुत इसका वक़ार है, इसकी ताकत है, इसकी एक अज़मत है। अब आप जब इसका एक किरदार बन गए हैं और आज आप तमाम लोगों को वो सर्टिफिकेट दिए गए हैं, तो इसका मतलब कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की एक फैमिली का एक पार्ट आप लोग बन गए। अब जैसे बिंद्रा साहब ने कहा कि ये लोग, चेयरमैन साहब हों या मेंबर साहब हों, ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग 2 करोड़ की आबादी के अंदर नहीं जा सकते, मगर आप इनके नुमाइंदे बनकर उस हलके के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो परेशानियां हैं, माइनॉरिटीज़ की जो डिमांड हैं, जो उनकी आवाज़ है, जो उनके दर्द हैं, उसको इस ऑफिस के माध्यम से, इस ऑफिस के ज़रिए से उनकी परेशानियों को, उनके मसाइलों को किस तरीके से आप पूरा कर सकें। मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी एक इंसान के मसाइल को माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिस से और इनके उस हेयरिंग रूम से, जो कोर्ट रूम है, जहाँ इंसाफ का वो तराजू है, जो कमीशन पे बैठे हुए चेयरमैन पर जिम्मेदारी है कि यहाँ पर हक का फैसला करें, माइनॉरिटीज़ की हक की आवाज़ उठाएं, क्योंकि कहते हैं मज़हब इस्लाम के अंदर है, हमारे नबी ने फरमाया है कि 1 लम्हे का इंसाफ 70 बरस की इबादत से बेहतर है। और ये हमारा फ़र्ज़ है। और कौम का रहबर कौम का खादिम होता है, मज़हब इस्लाम ये कहलाती है बात। कौम का रहबर कौम का खादिम होता है, कौम का सदर कौम का खादिम होता है। तो एक खिदमत के जज्बात से पिछले 2 साल से आवाम के पैर अब इस कमीशन पे आने लग गए, जो बहुत वक्त से कमीशन में, यहाँ पर कमीशन तो खुलता था मगर आवाम के लिए ताला था, आवाम नहीं आती थी। वो ऑफिस और वो जगहें खंडर हैं जहाँ पर लोगों की, जो जनता के वो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो विधायक का ऑफिस हो, कॉर्पोरेटर का ऑफिस हो, मंत्री का ऑफिस हो, मुख्यमंत्री का ऑफिस हो, या किसी भी जनप्रतिनिधि से जुड़ा हुआ ऑफिस हो, कमीशन हो, कुछ भी हो, वो सरकारी ऑफिस, वो ऑफिस नहीं, चाहे वो संगमरमर का हो या सोने का हो, जब तक जनता की आवाज़ वहाँ जनता के दर्द को ना सुनवाई हो, तो उन कमीशंस का कोई फ़ायदा नहीं है। परेशानी हो, कोई आपकी सुनवाई ना करता हो, आप एक एप्लीकेशन दें। अभी पिछले दिनों हमारे 4 केसेस आए, उनके EWS के एडमिशन के लिए नर्सरी क्लास के हो गए। एजुकेशन डायरेक्टर की तरफ से, डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से चला गया कि आप एडमिशन कराइए। वो पेरेंट्स वहाँ गए, प्रिंसिपल नहीं मिले, उसके बाद में उन्होंने मना कर दिया कि आप लेट हो गए इसलिए आपका एडमिशन नहीं हो सकता। हमारे पास आए 4 चिट्ठियाँ, 4 पे तुरंत हमने कार्रवाई की, सम्मन भेजे, डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पे आए और स्कूल के प्रिंसिपल्स आए, और यहाँ पे उन्होंने लिख के दिया कि हम आपका एडमिशन 1 तारीख के बाद इनका कर लेंगे। 4 चिट्ठियों की। एक विधायक जी की तरफ से भी आया था, उन्होंने लिख के दी चिट्ठी, हमने उस पर भी कार्रवाई की और उनका भी एडमिशन हुआ। और कई जगह कब्रिस्तान का मसला था, संगम बिहार में, वहाँ जब दफनाने के लिए लोग जाते थे, वो फॉरेस्ट की लैंड है, उस फॉरेस्ट की लैंड पे जब वो दफनाने के लिए जाते थे कब्रिस्तान, तो फॉरेस्ट वालों ने वहाँ पे फीस लगा दी कि आप अंदर अगर जाएंगे तो 10 रुपए की पर्ची कटेगी। तो क्योंकि कब्रिस्तान है, आखिरी अकीदत के लिए लोग जा रहे हैं,
तो वो बेचारे रोते बिलखिलाते जा रहे हैं। फिर वहाँ पे रोका जाए, मैयत को रखा जाए, फिर एंट्री की जाएगी 100 आदमी 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये बने, 1000 रुपये जमा कराओ, फिर मैयत ले जाओ। 50 लोग बात करें तो 50 की। वो हमारे पास आया केस और हमने उस पर ऑर्डर निकाला और बिंद्रा जी की इसके लिए बहुत मेहनत की, इनके लिए भी जोरदार तालियां। बिंद्रा जी ने उसको बहुत बारीकी से पढ़ा और हमने उस पर करके दिया कि जब आखिरी कोई भी अगर फॉरेस्ट के अंदर घूमने के लिए जाए तो आप उसके लिए फीस लें, मगर कोई दफनाने के लिए जा रहा है, वो घूमने के लिए नहीं जा रहा, तो अपने आखिरी लम्हों के अंदर उसके अंदर जाए। तो वहाँ पे एक मंदिर भी है, एक शमशान घाट कब्रिस्तान और एक चर्च का कब्रिस्तान। तो तीनों के लिए ऑर्डर निकाले कि कोई चाहे शमशान घाट जाए, चाहे वो कब्रिस्तान जाए, चाहे वो चर्च का क्रिश्चियन कब्रिस्तान है, वहाँ जहाँ पैसे नहीं लेंगे, वो पैसे लेने वहाँ पे बंद हो गए। ऐसी एक कहीं पे एक मसला था कि मंगोलपुरी का, वहाँ पे कूड़ेदान बनाने जा रहे हैं, 5 कूड़ेदान, मस्जिद के बराबर में कूड़ेदान, 5 अलग अलग जगहों पे कूड़ेदान, 4 को बंद कर दिए, 5वां कूड़ादान मस्जिद के बराबर में उसको चालू कर रहे, जिद है भाई यहीं खोले। भाई क्यों? बस यूं ही। तो उस पर भी हमने कहा कि भाई जब 4 जगह वैकल्पिक स्थान बंद है, 4 को आपने किस आधार पे बंद किया और 5वें पे क्यों खोलना चाहते, इसका जवाब दें। फिर वहाँ पे हमने कोई स्टेटस दिया तो वो कब्रिस्तान रुका, बाकी 4 वो मस्जिद के बराबर वाला कब्रिस्तान रुका। मसला ये नहीं है कि मस्जिद है या मंदिर है या गुरुद्वारा है या चर्च है, मसला ये है कि जब आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पूजा करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाहर गंदगी हो तो पूजा करने वाले लोगों को क्या महसूस होगा? आप पवित्र आत्मा के साथ जा रहे हैं और रास्ते में आपको गंदगी मिले तो आपकी आत्मा वहीं पर दूषित हो जाती है, 4 गालियां बकते हैं। तो ये कुछ ऐसी जिदें होती हैं कि जो कुछ लोग वह करना चाहते हैं, मगर जब आप हमें कंप्लेन देंगे तो उसकी हम शिकायत लेके भेजते हैं। अभी पिछले बहुत सारे ऐसे केसेस आए, अगर मैं गिनाने लगूँ तो ऐसे बहुत से काम होंगे कि आप कहेंगे कि ऐसे भी काम किस तरीके से हैं, मगर हम कुछ चीज़ें मीडिया में नहीं डालते, कुछ सोशल मीडिया में नहीं देते, कुछ फेसबुक पे नहीं डालते, कुछ व्हाट्सएप पे नहीं डालते। हमें ख्याति से मतलब नहीं है, हमें काम से मतलब है। जिसका आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और अखबारों के अंदर छा जाए, काम तो कुछ हुआ ही नहीं। जो काम के लिए आ रहे हैं उनका काम नहीं होगा कमीशन से, तो वो आपको गालियां बकेंगे। 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये खर्च करें किसी ने और उसका मकसद हल नहीं हुआ, वो आपको गाली बकेगा और आपके उसके दिल से आपके लिए बद्दुआ निकलेगी। और ये काम जब होने लगते हैं तो ये सोचिए कि अल्लाह के, ईश्वर की आपकी पकड़ होगी कि जिस काम के लिए आपको बैठा ला और वही आवाम आपको गाली बक रही है, इसका मतलब हमने गलत आदमी को चुना ऊपर से और वो फिर आपके लिए नुकसानदेह है। तो मेरी ये कोशिश है, बिंद्रा जी के भी गुरुद्वारे के बाहर पार्किंग लगी हुई थी, पार्किंग वालों ने कब्जा कर लिया बाहर रोड पे। गुरुद्वारा कमेटी उसको लिख रही है बार बार कि यहाँ से हटाओ, ट्रैफिक वाले नहीं हटा रहे, पुलिस वाले नहीं सुन रहे। उस पर हमने यहाँ भेजा और उनसे स्टेटस मांगा और जब वो यहाँ पे आए, फोटोग्राफ लेके आए कि कोई पार्किंग नहीं है और जो अवैध रूप से चल रही थी हमने उसको हटा दिया। एमसीडी वालों ने भी चूना का लगा लोगों का सही करके हमारे पास फोटोग्राफ है। फिर हमने उन गुरुद्वारे वालों से संपर्क रखा, ये फौरी तौर का इंतज़ाम है या नहीं। वो 6 महीने बाद फिर वही स्थिति लागू हो गई। फिर हमने उनको भेजा, ये फिर उन्होंने वहाँ से हटा दी। आप ये सोचिए, चाहे 6 महीने बाद स्थिति बने मगर 6 महीने तक का तो रिलीफ मिला ना। फिर वहाँ पे कंप्लेन आई, फिर हट गई। अगर कहीं पे कोई मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर, चर्च के बाहर, चाहे जैन मंदिर हो, चाहे वो पारसियों का मंदिर हो, चाहे बुद्ध विहार हो, कहीं पे भी किसी तरीके से अवैध रूप से कब्जे हैं और आपकी आस्था को ठेस पहुंचती है तो आप यहाँ कंप्लेन करें, हम उस जगह को साफ सुथरा आप लोगों के लिए बना देंगे। ये कमीशन। और दूसरी चीज़ है कि हमारे पास माइनॉरिटीज़ के लिए आते हैं बहुत लोग, ये आप हमें मेंबर बनाइए। जब हम उनको मेंबर के लिए बुलाते हैं उसमें से बहुत कम लोग हैं, मतलब अगर हमने 400 लोगों को बुलाया तो कम से कम 100 लोग आप मेंबरशिप का
लेने ही नहीं आते कि जी हमें तो कार्ड दे दो। भाई आपको काम से मतलब है या कार्ड से? पहले तो इस बात का चुनाव कर लो। अगर जो इसलिए मेंबर बन रहा है कि हमें कार्ड मिलेगा और कार्ड से हम उसका लिए जो भी कुछ आप उसका यूज़ करना चाहे करिए, मगर जनता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए कीजिए। आप पर्सनली भलाई के लिए उसको बनवाना चाहते हो तो आप इसके लिए मत बनवाइए और मेंबर भी मत बनिए। अब उससे दो चीज़ों का फर्क बनता है, एक समाज के लिए काम कर रहा है, अपना जीवन न्यौछावर कर रहा है, अपने पैसे खर्च कर रहा है और रात दिन भाग दौड़ कर रहा है, उसके कार्ड। एक आदमी घर पे बैठा हुआ है और कुछ करता ही नहीं है और उसकी जेब में कार्ड। तो जिसका जो भाग दौड़ कर रहा है वो कह रहा है मैं इस आदमी का कैसे बन गया, ये तो कुछ करता भी नहीं, कार्ड लेके घूम रहा है। तो उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाती है और काम कराने वालों की मनोबल भी टूटता है। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब